एक शहर में कृष्णा नगर नाम की कॉलोनी में गुप्ता परिवार रहता था। उस परिवार में अमृता अपने पति सनी और सास सीमा के साथ रहा करती थी। अमृता एक बहुत अच्छी बहू थी। वो अपनी सास को कभी शिकायत का मौका नहीं देती थी, पर उसके अंदर एक आदत थी लोगों को बिना मांगे राय देने की। मम्मी जी, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखना धनिया और मिर्ची मुफ्त में ही डलवाना, और अगर देने को मना कर दे तो सब्जी ना लेने का बहाना करना, अपने आप दे देगा। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं तो हफ्ते भर का धनिया मुफ्त में ले आऊँगी। अच्छा ठीक है, बातें मत बना, अब जाकर जल्दी से वापस भी आना। अमृता घर से निकलकर 2 कदम ही बढ़ती है, तभी वो देखती है कि उसकी 2 पड़ोसनें आपस में बात कर रही हैं। मैंने तो अपने पति से कह दिया कि अलग घर लेकर रहो, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह पाऊँगी। रोज़ रोज़ की किचकिच मुझसे तो नहीं झेली जाती बहन। वैसे तो बहन तुम्हारी मर्ज़ी है, जो तुम चाहो करो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए? ऐसे एकदम से अलग कैसे रह सकते हैं? मैं क्यों एडजस्ट करूं? मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूं, तो वो भी अपने माँ बाप से दूर रहे। आखिर कब तक मैं ही सहती रहूं? सबको एडजस्ट करना चाहिए ना। जब मैं अपना घर छोड़कर आ सकती हूँ तो वो क्यों नहीं? अरे पर शादी के बाद मर्दों के अपने स्ट्रगल होते हैं, तुम्हें ये भी तो समझना चाहिए। अरे मर्दों के कुछ स्ट्रगल नहीं होते, सारे त्याग ना हम औरतें ही करती हैं। शादी से पहले अपने घर वालों के हिसाब से चलो, शादी के बाद पति के हिसाब से चलो, और बच्चे हो जाए तो उनके हिसाब से। इसमें हमने अपनी ज़िंदगी कहाँ जी पाई, बताओ तो। भाभी जी, मेरे ख्याल से तो आपको ये ज़िद छोड़ देनी चाहिए। मर्दों की कुछ अपनी भी परेशानियां होती है, औरतों की अपनी। अगर दोनों कंपटीशन करने लगेंगे तो घर कैसे चलेगा? ज़रा मर्द के नज़रिए से सोच कर देखिए, वो तो अपनी माँ और पत्नी के बीच में पीस कर रह जाता है। भला वो किसको चुने और किसको छोड़े? उसके लिए तो दोनों ही ज़रूरी है। एक ने उसको जन्म दिया है तो एक उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहेगी। मैंने तुझसे राय मांगी क्या है जो तू यहाँ राय देने खड़ी होगी? और किसने कहा कि तुम यहाँ खड़ी होकर मेरी बातें सुनो? अरे पर मैं तो सही बात ही बता रही थी। वैसे सच ना कड़वा ही होता है। हाँ, जब दूसरे के घर की परेशानी हो तो सही गलत बताना बहुत आसान होता है, जब अपने ऊपर पड़ती है तो पता चलता है। और मुझे ना फालतू की राय मत दिया करो। जाओ, जाकर अपना काम करो और दूसरों के घरों में झांकना बंद करो। अमृता आगे चल देती है। तभी एक घर से पति पत्नी के लड़ने की आवाज़ आती है। उस घर का दरवाज़ा भी खुला था, तो वो वहीं खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगती है। तुमसे बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता? आज उसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता, बताओ? अच्छा, तो ये मेरी गलती है? मैं किस किस चीज़ का ध्यान रखूं? घर का काम करूं या बच्चों को देखूं? तुमसे कुछ नहीं होता, तुम्हें बस ज्ञान देना आता है। अरे कम से कम घर का दरवाज़ा तो बंद कर सकती हो ताकि बच्चे बाहर ना निकले। ये कहो कि मैं ऑफिस से आ रहा था तो मैंने देख लिया, वरना वो बाइक से टकरा जाता। तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया ना आपने। पूरा दिन बच्चों का ख्याल मैं रखती हूँ, एक ज़रा सी बात पर इतना सुना रहे हो। कभी खुद भी एक दिन घर पे रह कर देखो तो मालूम होगा। नहीं भाभी जी, भाई साहब सही कह रहे हैं। एक ही गलती कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। आपको ना घर का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना चाहिए। अरे बच्चा तो बच्चा है, वो तो निकल ही जाएगा बाहर। आपकी एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। अमृता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये हमारे पति पत्नी के बीच की बात है, हम खुद देख लेंगे। अरे नहीं, लेकिन भाई साहब सही कह रहे हैं। तुमसे किसी ने राय मांगी जो फालतू में यहाँ देने चली आई हो? कुछ चाहिए तो बताओ, नहीं तो अपना काम करो जाकर। बिना बुलाए कहीं भी जाने की आदत अच्छी नहीं होती। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? तुम्हें तो बुरा लगेगा ही, तुम्हारी साइड जो ले रही है। इसका तो काम ही है ये कि दूसरों के घरों में झांके और लड़ाई लगवाए। अच्छा, आप लोग मेरी वजह से मत लड़ो, जा रही हूँ मैं। आजकल तो भलाई करने का ज़माना ही नहीं है, लोग उल्टा मुझसे ही लड़ने लग जाते हैं। अब अमृता बाजार पहुँचती है और सब्ज़ी लेकर वापस आती है, लेकिन वापस आने से पहले वो गली में देखती है कि 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। वो फ्लैट मेरा होना चाहिए, मैं बड़ा हूँ और जो मैं कहूँगा वही होगा इस घर में। बड़ा होने से क्या होता है? बड़े हो तो क्या सब कुछ आप ही ले लोगे? हिस्सा बराबरी का होगा। आपके कह देने से सब कुछ आपका नहीं हो जाएगा। पहली बात तो ज़बान संभाल कर बात करो मुझसे, छोटा है तू। एक बार और ऊंची आवाज़ में बात की तो अच्छा नहीं होगा, समझा तू? मैं छोटे भाई होने का फ़र्ज़ निभाऊंगा और आप बड़े भाई होने का तो निभाओ। छोटे भाई का हक मत मारो। पिताजी अपनी वसीयत में साफ साफ लिख कर गए हैं कि वो फ्लैट मेरा है, तो आप किस हक से वो मुझसे लेने आए हो?
पिताजी जाने से पहले दोनों को उनका हिस्सा दे गए थे, फिर यहाँ लड़ने क्यों आए हो आप? ये सब ना आप लालच में आकर कर रहे हो। अरे जब आपके पिताजी वसीयत लिख कर गए तो फिर झगड़ा किस बात का है? अगर आप उनकी वसीयत नहीं मानेंगे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जैसा उन्होंने वसीयत में लिखा है वैसा ही करिए, कानून भी यही कहता है। ऐसे भाई भाई होकर लड़ना अच्छी बात थोड़ी ना है। अरे तुम कौन हो जो अपनी नाक फालतू में बीच में अड़ा रही हो? तुमसे किसी ने राय मांगी है क्या जो तुम बोले जा रही हो? और ये मेरे पिता की प्रॉपर्टी है, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, तो सब चीज़ों पे मेरा हक है, वो तो मैं लेकर आऊँगा। और तुम अपनी राय का टोकरा लेकर यहाँ से निकलो, वरना अच्छा नहीं होगा। सही तो कह रही है वो, आपको पिताजी की पड़ी ही नहीं है। ना जीते जी उनकी कोई बात मानी, ना मरने के बाद मान रहे हो। अरे खुद को बड़ा भाई कहते हो, क्या फ़ायदा ऐसे बड़े भाई का जो छोटे भाई का हक खा जाए? ये तो गलत है, आपको अपने छोटे भाई का हक नहीं मानना चाहिए। क्या गलत है? जब आपको कुछ पता नहीं तो बीच में क्यों बोले जा रही हो आप? जाइए अपना काम करिए। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं, मुझे क्या, मैं तो बस वही कह रही थी जो सही है, बाकी आपकी मर्ज़ी, जो करना है करो। अमृता आखिरकार अपने घर पहुँचती है। वो देखती है कि उसकी सास अपनी बेटी से फ़ोन पर बात कर रही है। हाँ बेटा, तेरी बात तो सही है, पर काम चोरी भी अच्छी बात नहीं है। काम किया कर, वो तेरा ही घर है। तेरी भाभी भी तो यहाँ कितना काम करती है इस घर में। पर मम्मी मुझसे नहीं होता कोई काम वाम, इन्हें काम करवाना है तो नौकर रख लेना। नौकर रख ले? ये क्या बोल रही है तू? अपने घर का काम करना अपनी जिम्मेदारी होती है, कोई नौकर थोड़ी ना अपने घर को अपना समझकर काम करेगा। अरे दीदी, आदमी भी तो अपना काम करते हैं, वो तो नहीं कहते कि मेरा काम कोई और करे। तो हम औरतों को भला ये शिकायत क्यों हो? आदमी अगर बाहर कमाने जाते हैं वो तो हमारी मदद नहीं मांगते, तो हमें भी घर का काम करना चाहिए ना। अगर आप ऐसा सोचकर काम करोगी कि आपसे ही सारा काम करा रहे हैं तो बोझ लगेगा, लेकिन उसी काम को अपना समझकर करोगी ना तो अच्छा लगेगा आपको। अरे मम्मी, ये भाभी क्या बोले जा रही है? इनसे कह दो मैंने इनकी कोई राय नहीं मांगी, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना। मेरे और आपके बीच में ये ना ही बोले तो अच्छा होगा। इन्हें तो आदत है हर बात में अपनी नाक घुसाने की। अच्छा ठीक है बेटा, तू शांत होकर थोड़ा सोच, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। अमृता किचन की तरफ जा रही थी कि सीमा उसे बुलाती है। बाहू ज़रा इधर तो आओ। जी मम्मी जी। अभी कुछ देर पहले हमारे कुछ पड़ोस वाले आए थे, उन्होंने कहा कि तुम उनके निजी मामले में अपनी राय दे रही थी। मम्मी जी, मैंने तो वही कहा जो सच था, और जहाँ कुछ गलत होता है मैं चाह कर भी ना चुप नहीं रह पाती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन बहू हर किसी के घर में झांकना अच्छी बात नहीं है, आगे से ध्यान रखना। जी मम्मी जी। अमृता को सब मना करते थे, लेकिन वो अपनी आदत पर कभी भी काबू नहीं कर पाती थी और हर जगह बिना मांगे राय दे दिया करती थी। इसी दौरान उनकी कॉलोनी में एक परिवार रहने आता है। अरे अमृता, तूने सुना? हमारे पड़ोस में एक नया परिवार रहने आया है, सब उनकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। आ चल मिलकर आते हैं। चलिए मम्मी जी, मैं कुछ ले लेती हूँ। अब पहली बार किसी के घर जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही है। अमृता और सीमा उन लोगों से मिलने पहुँचती है। वो लोग बहुत अच्छे से उनका सत्कार करते हैं। अरे सरला बहन, ये समोसे तो बहुत अच्छे हैं, आपकी बहू ने बनाया है क्या? नहीं नहीं, ये तो हमारे नौकर ने बनाया है। हम अपनी बहू से कोई काम नहीं कराते। अब इतना पैसा होने का क्या फ़ायदा अगर ये काम भी हम बहू से करवाए तो। हमारे लिए हमारी बहू लक्ष्मी का रूप है, और लक्ष्मी कभी काम करती है? अरे वाह, क्या बात है, आज के ज़माने में भी आप ऐसी सोच रखती हैं, बहुत बढ़िया। जी, हमारी बहू हमारी बेटी जैसी है, वो खुश रहेगी तो पूरा परिवार खुश रहता है। हमारे घर में बिना बहू से पूछे कोई काम नहीं होता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बहू को बराबरी का सम्मान देते हैं। वैसे आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरा बेटा है मनोज, और ये उसकी पत्नी है कामिनी। मेरा एक और छोटा बेटा भी है जो अमेरिका में रहता है, और उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अरे आपका घराना तो मुझे इतना अच्छा मालूम पड़ता है, अगर मेरी बेटी होती तो मैं ही आपके घर शादी करवा देती। ऐसा ससुराल तो किस्मत वालों को ही मिलता है। कोई नहीं, लेकिन अगर कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे बताना ज़रूर। हाँ, वैसे आंटी आपका सोचना सही है, क्योंकि मैं भी इस घर की बहू हूँ, और मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी अगली बहू आएगी वो बहुत अच्छे से रहेगी, क्योंकि हम सब लोग ना बहुत ही मॉडर्न सोच वाले लोग हैं। हमारे यहाँ बहू को बेटी समझा जाता है।
सीमा और अमृता उन लोगों से मिलकर घर वापस आते हैं। पूरी कॉलोनी में उनके चर्चे होते हैं क्योंकि वो सबसे अलग थे। सब लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगते हैं। तभी एक दिन पता चलता है कि उन्हें अपने छोटे बेटे के लिए नई बहू मिल गई है। अरे कंचन, मैंने सुना है कि हमारे जो नए पड़ोसी आए हैं, तेरी उनके छोटे बेटे से शादी तय हो गई है। हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा अच्छा परिवार भला मुझे और कहाँ मिल सकता था। वो लोग ना बहुत अच्छे हैं, पूरा मोहल्ला उनकी तारीफ़ करते नहीं थकता। अच्छा बच्चों, मैं तेरी सहेली हूँ और तूने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे दूसरों से पता चल रहा है, ये तो गलत बात है तेरी। सहेली से भी तू ये छुपाएगी अब? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सब इतनी जल्दी में हो गया कि मुझे समय ही नहीं मिला किसी को बताने का। ठीक है, बस रहने दे। लेकिन एक बात बता, तुझे पक्का पता है ना कि ये लोग अच्छे हैं? अच्छे से पता कर लिया ना तेरे पापा ने उनके बारे में? क्या मतलब? कुछ समझा नहीं मुझे। मतलब मुझे ना कुछ शक होता है इन लोगों पर। कोई इतना अच्छा भी कैसे हो सकता है? क्योंकि जहाँ ज़्यादा मीठा होता है ना, वहीं चींटियाँ भी आती है। होते हैं, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। तू ना अच्छे लोगों से मिली नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब बुरे होते हैं। और वैसे भी कहावत हर किसी के लिए नहीं होती है। और पता क्या करना, पूरे मोहल्ले में सभी तो उनको जानते हैं। अरे अच्छे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि तू खुश रहे। अरे तू चिंता मत कर, सब ठीक है। वो लोग इतने अच्छे हैं कि उनकी बुराई ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अमृता कंचन से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके दिल में एक शक बैठा हुआ था जिसको दूर करने वो उन लोगों के घर पहुंचती है। मुझे इन लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए, तभी कुछ पता चलेगा। अगर कोई सबूत मिल गया तो मेरी सहेली की ज़िंदगी खराब होने से बच जाएगी। क्या बात है अमृता, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? मेरी सहेली का यहाँ रिश्ता होने वाला है, तो सोचा आप लोगों से मिलाऊं। अब तो हम पड़ोसी नहीं, रिश्तेदार होने वाले हैं। हाँ, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। बताओ क्या पियोगी, ठंडा या गर्म? अरे नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस आप लोगों से बातें करने आई हूँ। अमृता वहाँ बहुत देर तक बैठती है और उन दोनों से बातें भी करती है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता और ना ही कुछ पता चलता है। सबूत तो कोई नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ तो ऐसा है जो ये लोग छुपा रहे हैं। शादी का समय करीब आता है। कंचन के पिता दहेज में कोई सामान ना देकर 50 लाख रुपए दे रहे थे, क्योंकि उन लोगों को अमेरिका शिफ्ट होना था। तो वो 50 लाख रुपए शादी से एक दिन पहले आकर लेने वाले थे। मम्मी जी, मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। सोच रही हूँ इन्हें रोक लूँ पैसे देने से। आखिर इतना सारा पैसा शादी से पहले क्यों देना है? अरे चुप रहा, बिल्कुल कोई राय देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। शादी उनकी, पैसा उनका, तुझे क्या मतलब है? और अगर तेरी राय की वजह से शादी टूट गई ना, तो पूरी ज़िंदगी सुनने को मिलेगा। इसलिए कह रही हूँ चुप रहना। मुझे कुछ तो करना ही होगा, मेरी सहेली की ज़िंदगी का सवाल है। शादी वाला दिन आ जाता है। सब बारात का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन बारात नहीं आती। अमृता उनके घर जाकर पता करती है तो उनका तो पूरा घर खाली पड़ा था। हे भगवान, जो सोचा था वही हुआ। धोखेबाज थे ये लोग। गार्ड भैया, वो उस फ्लैट में जो लोग रहते थे वो कहाँ गए? पूरा फ्लैट तो खाली पड़ा है। वो तो एक्टर लोग थे ना, शूटिंग करने आए थे। शूटिंग पूरी हो गई तो चले गए, लेकिन बताया नहीं कि वो किस नाटक की शूटिंग कर रहे थे। अच्छा, तो ये बात है। अब वो नाटक खत्म हो गया। ये बात जब कंचन के पिता तक पहुंचती है तो वो बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन तभी अमृता कहती है, आप घबराइए मत अंकल, वो लोग अभी खुद वापस आएंगे, आप बस देखते जाइए। अरे भला वो क्यों वापस आएंगे? अब मेरी बेटी का क्या होगा? अंकल अच्छा हुआ ना शादी नहीं हुई। ये सोचिए कि इससे भी ज़्यादा गलत हो सकता था। अब तो आपको उनको सबक सिखाना है। तुम सही कह रही हो बेटी, अब तो आने दो उनको। अमृता के ये कहने की थोड़ी ही देर में वो लोग वापस आ जाते हैं। आप लोग कहाँ थे और आप लोग ये सादे कपड़े में क्यों हैं? यहाँ बारात आपका इंतज़ार कर रही है और आप लोग ऐसे आए हैं। सब ठीक तो है ना? हमारे यहाँ प्रथा होती है, शादी से पहले जो भी दहेज मिलता है उसकी कुल देवता के यहाँ पूजा कराई जाती है, तो वहीं गए थे। पर आपने हमें पूरे पैसे नहीं दिए, सिर्फ ऊपर ही एक नोट की परत लगी है, बाकी नीचे तो कागज़ भरा है। आखिर ये सब क्या ड्रामा है? ऐसे झूठ बोलकर आप अपनी बेटी की शादी हम जैसे अमीर घराने में कराने चले थे। अरे कुछ तो इज्जत रखते हमारी। और ये कंगाल लोग हैं मम्मी जी, हमें नहीं करनी इनके घर शादी। अरे बस करिए, आपकी चोरी पकड़ी गई है।
मुझे आप पर पहले ही शक था, इसलिए मैंने ही ये नोट निकाल लिए थे। ए, क्या बकवास कर रही है? बकवास तो अभी पुलिस आकर करेगी, मैंने फ़ोन कर दिया है। अमृता के इतना बोलते ही वहाँ पुलिस आ भी जाती है। पुलिस उन लोगों को पहचान लेती है क्योंकि वो लोग एक नंबर के ठग थे जिनके ऊपर इनाम भी था, और इस तरह से अमृता अपनी सहेली कंचन की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लेती है और साथ ही मशहूर ठगों को पकड़वा भी देती है। बेटी, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी बच गई। अरे अंकल, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और क्या, देखो मेरी बहू की राय मानने वाले कभी मुसीबत में नहीं फंसते। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। वैसे तो हम हमेशा सास और बहू के बीच टकराव देखते हैं, पर क्या सच में समस्या उनके ही बीच में होती है, या ये साजिश पीछे से कोई और ही रच रहा होता है? चलिए देखते हैं आज की कहानी में, जहाँ उर्मिला निवास में मीरा और राधा देवरानी जेठानी थी। यूँ तो रिश्ता उनका देवरानी जेठानी का था, पर दोनों के बीच में आपस में बहुत प्यार था। जहाँ राधा ऑफिस जाती तो वहीं मीरा ने पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाली हुई थी। एक दिन, मीरा, ओ मीरा, कहाँ है तू? हाँ माँ जी, क्या हो गया? क्यों इतने ज़ोर ज़ोर से बुला रही हैं? अरे बात ही कुछ ऐसी है, मेरी बेटी आ रही है कुछ दिन रहने के लिए, साथ में दिव्या भी आ रही है। वो पूरे 2 महीने रहने वाली है। उसकी कोचिंग और एग्ज़ाम सेंटर यहीं आसपास में है, तो तैयारी कर देना। और हाँ, छोटी आएगी तो उसे भी बता देना। बैग उठा के महारानी की तो सवारी निकल जाती है सुबह सुबह। जी माँ जी, बता दूँगी। ये माँ जी भी ना बिना सोचे समझे हाँ बोल देती है। इन्हें पता है कि दुकान ठीक से नहीं चल रही है आजकल, फिर भी बुला लिया। और ननद जी ने तो हद ही कर दी, खुद तो आ रही हैं पर बेटे को पूरे 2 महीने इधर ही छोड़ देंगी। पता नहीं क्या होगा मेरा। अरे वाह, दीदी आ रही है बड़े दिनों के बाद, घर में तो रौनक ही लग जाएगी। हाँ भैया, बात तो सही है। राधा, तुम और भाभी मिलकर अंजलि और दिव्या की मनपसंद डिश बना देना और ऊपर का कमरा साफ करवा देना दिव्या के लिए। मेरी दिव्या आराम से पढ़ेगी और अच्छे मार्क्स से पास भी होगी। घर में सभी उत्साह से अंजलि और दिव्या के आने की तैयारी में लग गए। अगले दिन, हेलो, कोई है क्या घर पर? अरे घर की इकलौती बेटी आई है और कोई दरवाजे पर भी नहीं है। प्रणाम दीदी। ये क्या भाभी, आपको इतने साल हो गए इस घर में, तब भी इतनी लापरवाही? ननद जी क्या हुआ? मैं 2 मिनट बस किचन में। रहने दो, चलो दिव्या बेटा अंदर चले। बैग इधर ही छोड़ दो। भाभी ले आएंगे ना आप? हाँ दीदी। दिव्या बेटा आराम से एसी ऑन करके लेट जाओ थोड़ी देर, मैं भी इधर ही लेट जाती हूँ। सफ़र कितना लंबा था। अरे दीदी, आपका कमरा तो ऊपर है, ये तो मेरा और सोहन जी का कमरा है। ओहो, तो आपने इस कमरे में हक जमा लिया। सही है, चल दिव्या बेटा ऊपर चलते हैं। माँ जी, आपको दीदी से बात करनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा वो सोच रही हैं। आप ही ने तो कहा था कि तुम लोगों की फैमिली ख़राब हो गई है तो ये कमरा रख लो। अरे बहू रहने देना, क्या हुआ अगर ज़रा सा मेरी बेटी ने कुछ बोल दिया तो? दिव्या, ए दिव्या। नानी, नानी, हाय नानी। हाँ, हाय, अरे नमस्ते बोल बेटा, नमस्ते। अच्छा नानी नमस्ते। बस क्या हुआ दिव्या, कुछ चाहिए था क्या बेटा? ऐसे क्यों देख रही है? माँ ने बोला था आप पैसे। दिव्या बेटा क्या बोल रही हो तुम, हैं? और उर्मिला जी दिव्या को 10 रुपये देती है। हैं? क्या नानी, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? ये रखो अपने 10 रुपये। अरे अरे दिव्या, नाराज़ नहीं होते, चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद कोल्ड कॉफ़ी बना कर देती हूँ। कुछ देर बाद जब मीरा अपने कमरे में आराम से फ़ोन पर रील्स देख रही थी कि तभी, मामी मैं अंदर आऊँ क्या? हाँ हाँ दिव्या आ जाओ, मैं तो सिर्फ रील देख रही थी। मामी एक बात पूछूं? हाँ दिव्या, एक नहीं 2 पूछो। ये राधा मामी ऐसा क्या काम करती है कि रात को आके सिर्फ सो जाती है? अरे दिव्या, राधा ना एक MNC में काम करती है। उसे काम रहता है दिन भर ऑफिस में और वापस आते आते वो थक जाती है। वैसे मामी अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, आपको ना राधा मामी से कहना चाहिए कि सुबह का नाश्ता तो वो बना ही सकती है और संडे को भी थोड़ी हेल्प कर दे। कब तक आप ही सब संभालोगे? मुझे तो आपको देखकर तरस आ जाता है। हाय। अरे छोड़ ना ये सब, राधा बेचारी से मैं क्या ही काम करवाऊँ। तू आ, तुझे ना मैं अपनी नई नई साड़ियाँ दिखाती हूँ।
चलो चलो। वाह, ये कब लिया आपने मामी? ये तो मुझे राधा ने गिफ्ट दी थी। आज जो वो साड़ी पहनकर ऑफिस गई है ना, वो उसने अपने लिए ली थी और ये मेरे लिए। अच्छी है ना? अच्छी तो है, मगर क्या? छोटा मुंह बड़ी बात मामी। पर राधा मामी अपने पैसे का लूटती है। पता नहीं आपको कुछ दिखता क्यों नहीं। ध्यान से देखिए, आपके लिए कितनी सस्ती सी साड़ी लाई है और अपने लिए देखो तो कितनी सुंदर साड़ी पहन कर गई वो आज। और तो और मामी, आपके लिए महीने में एक आध साड़ी ले आई बस। अपने लिए तो राधा मामी हर 10 दिन में शॉपिंग करती है और उनका तो सारा सामान ब्रांडेड होता है। सोचो मामी। है तो तू छोटी सी, पर बात तूने सही पकड़ी है दिव्या। चल अब जाके पढ़ाई कर ले, चल जा, बहुत बातें होगी। दिव्या तो चली जाती है, पर उसकी ये बात मीरा के दिमाग में घर कर जाती है। तभी राधा ऑफिस से आती है। मीरा भाभी, मैं आ गई हूँ। देखिए, आपके लिए गजरे लेकर आई हूँ। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ये सस्ते से गजरे देकर तुम मुझसे अपना सारा काम करवा लोगी? हाँ, हटाओ इसे यहाँ से। भाभी, क्या हुआ? अरे भाभी, क्या हो गया? क्यों गुस्सा हो रही हो? राधा भाभी गजरा ही तो लाई है। अंजलि दीदी, आप नहीं जानती इसको, बहुत ही शातिर है ये। 4 पैसे क्या कमा लिए, अपने आप को पता नहीं कहाँ की महारानी समझती है। सब दिखता है मुझे। और हाँ, आज से तुम अपना और अपने पति का खाना कपड़े खुद ही देख लेना, समझी? ये क्या हुआ? आज से पहले दीदी को कभी ऐसा नहीं देखा। पता नहीं किस बात पर गुस्सा है। मामी, क्या आप मेरी ये गणित हल करने में मदद करेंगी? हाँ, लाओ दिखाओ। क्या हुआ मामी? क्या आप मीरा मामी की बात अभी भी सोच रही हैं? हाँ दिव्या, अब तुमसे क्या छुपाऊँ। तुम तो अब बड़ी हो गई हो, सब समझती हो। मैंने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए, ताकि हम सब आराम से रहें। दिन रात एक कर दिया है ऑफिस में। अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखने का सुख भी नहीं मैं ले पाई, क्योंकि मैं ऑफिस में या फिर लैपटॉप पर काम ही करती रही या फिर प्रेजेंटेशन बनाती रही। भला ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों के साथ समय बिताना ना चाहती हो। दुकान की इनकम भी कभी कम ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में इतने लोगों के खर्च के लिए एक स्टेबल इनकम की ज़रूरत है। तो बताओ, मैं क्या गलत कर रही हूँ नौकरी करके? पता नहीं भाभी ने मुझसे ऐसे बात क्यों की। सही कहा आपने मामी, आपकी कोई गलती नहीं है। शांत हो जाइए आप। वैसे मामी, नहीं कुछ नहीं। बोलो ना दिव्या, कोई बात है मन में तो बता दो मुझे। मामी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं देखती हूँ मीरा मामी अपने बेटी चिंटू और आपकी बेटी पिंकी में ना बहुत फ़र्क करती हैं। ये तुम क्या कह रही हो दिव्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। भाभी तो दोनों बच्चों को एक साथ एक ही ममता से पालती हैं। मामी, कहने को तो एक साथ है पर एक जैसा नहीं। पिंकी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती पढ़ाई के समय, और खाना भी ना चिंटू को ज़्यादा देती है। नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि भाभी ऐसा कुछ करेंगी। कल से मैं अपनी बच्ची का ध्यान खुद ही रखूँगी। पिंकी, जल्दी तैयार हो जाओ, फिर मैं और पापा तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे। अरे राधा, आज तुम दोनों पिंकी को छोड़ने जा रहे हो? अच्छा तो फिर ठीक है, चिंटू को भी जल्दी जल्दी तैयार कर देती हूँ। रहने दीजिए भाभी, आप चिंटू को भैया के साथ भेज देना। आज से पिंकी को मैं और रोहन जी छोड़ के आएंगे। और हाँ, उसका टिफ़िन भी कल से मैं खुद ही बना लूँगी। पिंकी, ये लो पैसा, आज कैंटीन में खा लेना। पर माँ, आज तो ताई जी ने मेरा पसंदीदा पास्ता बनाया है। मैंने कहा ना, आज तू कैंटीन से खाएगी बस। थोड़ी देर के बाद अंजलि अपना सामान लेकर आती है। चलो जी, अपनी बेटी आपके हवाले करके जा रही हूँ। ख्याल रखना उसका। बेटा, अपना ख्याल रखना और मन लगा के काम करना। मेरा मतलब है मन लगा कर पढ़ना। हाँ माँ, अब चिंता मत करो। अब दिव्या अपनी मामियों के साथ काफ़ी करीब हो जाती है और उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काती रहती है। एक दिन कमरे में अकेले। यूँ तो मामियों के बीच में आग लगा ही दी है। काम और बच्चों की वजह से उनमें इतनी दरार तो आ गई है कि वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं दिखना चाहती। अब एक और चाल चलनी है दिव्या, फिर इसके बाद तेरा काम सेट हो जाएगा। अरे रोहन, तूने नया माल शर्मा जी को भेज दिया था क्या? हाँ भैया, उनका कॉल आया था तो मैंने फ़ौरन भेज दिया। कह रहे थे कि उन्होंने आपको 4-5 बार कॉल किया था पर आपने उठाया नहीं। रोहन, कुछ भी करने से पहले पूछ तो लिया होता। दुकान का स्टॉक मैं संभालता हूँ। मैंने जानबूझकर उन्हें सामान नहीं दिया था क्योंकि पहले की पेमेंट बाकी थी। अरे तो क्या हो गया भैया, पेमेंट सारी साथ में आ जाएगी ना।
रोहन, जब उसने पहले की पेमेंट नहीं की है तो भला अब वो पेमेंट कैसे करेगा और क्यों करेगा? हमारा और नुकसान करवा दिया तूने। भैया आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं तुझे बस इतना कह रहा हूँ कि तू पूछ तो लेता। अरे भैया मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि आपसे सब पूछ पूछ कर करूँ। मेरी भी दुकान में बराबर की हिस्सेदारी है। याद रखना रोहन, ये दुकान मैं तुझसे पहले चला रहा हूँ और मुझे यहाँ पर ज़्यादा पता है ग्राहकों के बारे में। बात बढ़ती ही जाती है और दोनों भाइयों की आवाज़ इतनी तेज़ हो जाती है कि उर्मिला जी भी वहाँ आ जाती हैं। अरे बंद करो, ये क्या चल रहा है ये सब? माँ, ये तो आप अपने लाडले से ही पूछो जो न जाने क्या करके आया है। बेटा रोहन, क्या हो क्या? माँ रहने दो, अब भैया के साथ कोई काम कर ही नहीं सकता। रोहन, तू ये कैसी बात कर रहा है बेटा? माँ मैं सही कह रहा हूँ, अब भैया की बातें ना मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गई है। माना कि मैं दुकान के अंदर नहीं बैठता हूँ, पर बाहर का सारा काम, ग्राहकों से रिलेशंस रखना, दूसरे डीलर्स को मिलना, बाजार में नया सामान ढूंढना, क्या ये कम काम होता है? ऐसी बात है तो ठीक है, कर देंगे दुकान के 2 हिस्से, फिर देखते रहना क्या करना है। सुनिए, आपको नहीं लगता आज कुछ ज़्यादा ही हो गया? हाँ, मेरा बात तो काफ़ी आगे बढ़ गई है, पर तुमने भी देखा ना वो कैसे बात कर रहा था, जैसे कि वही सब कुछ करता है। ऐसे तो उसने कभी मुझसे बात नहीं की। मैं भी कुछ दिनों से ये महसूस कर रही हूँ कि हम सब एक दूसरे से काफ़ी कटे कटे रहने लगे हैं। जाने क्या हुआ है। दिव्या बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? पढ़ाई? ओ हाँ हाँ, पढ़ाई अच्छी चल रही है नानी। वैसे नानी, आपको दोनों मामियों में से कौन सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरे लिए तो दोनों बराबर की है, जैसे मेरी 2 आँखें। ओफो, ये नानी भी क्या बोर कर रही हैं। चलो इसे मसालेदार बनाते हैं। नानी, ये मेरा मामी कुछ ज़्यादा ही घर का काम नहीं करती रहती? अरे पर बेटा, वो तो सच में बहुत काम करती है। हाँ करती तो है, पर झाड़ू पोछे के लिए तो काम वाली आती है। तो बचा ही क्या खाना बनाने का काम, वो तो ज़्यादा नहीं होता। फिर किस बात का दिखावा करती हैं वो। और रही बात काम वाली की, तो आपको पता है दुकान का नफ़ा नुकसान चलता रहता है। ऐसे में तो घर के खर्चों को घटाना चाहिए, ना कि बढ़ाना। है तो तू छोटी सी, पर वैसे तेरी बात है सही, खर्चे भी कम करने पड़ेंगे। अब कल देखती हूँ क्या करना है। माँ जी, आज काम वाली नहीं आई? बेटा उसका तो हिसाब कर दिया है मैंने, वो नहीं आएगी अब से। अरे पर क्यों, ऐसा क्या हो गया? बहू, याद नहीं तुझे बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी तेज़ आवाज़ में बात करने की? चल जाके काम कर। मीरा की आंखें भर जाती है और वो भागकर अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से दिव्या भी उसके कमरे में जाती है। मामी क्या हुआ? आप इतना क्यों दिल से लगा रही हैं सब कुछ? दिव्या, तुम्हें दिखा नहीं क्या? अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ? पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है। पहले तो राधा कभी कभार आकर मदद करती थी, बच्चों का होमवर्क देख लेती थी, पर अब मेरे चिंटू के एग्ज़ाम आ रहे हैं और मुझे उस पर फोकस करना है। क्या करूँ मैं? मामी, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। आप देखिए आपको क्या करना है। वैसे भी इतने बड़े घर की पूरी जिम्मेदारी आप क्यों लेंगी? आपको सिर्फ सोहन मामू और चिंटू का ध्यान रखना चाहिए। करने दो सबको अपना अपना काम, फिर इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम ठीक कह रही हो दिव्या, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। बस अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। सोहन जी, अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हमें अपना हिस्सा लेके इस घर से अलग हो जाना चाहिए। मीरा, मैं खुद यही बात सोच रहा था। अरे जो भाई बिना कहे मुझे दुकान से बाहर नहीं जाता था, वो आज मुझसे पूछे बिना ये सब फैसले ले रहा है। अच्छा ले भी ले, एटलीस्ट बता तो दे कि क्या करके आया है। पर नहीं, ये तो बहुत बड़े हो गए जनाब। मेरा ये भूल गया है वो दिन जब मैं इसके लिए दुकान 14 घंटे तक चलाता था, सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा पैसे आए और मैं इसके कॉलेज की फ़ीस जमा कर दूँ। इससे लगता है कि थोड़ा हिसाब क्या आ गया। अब भैया की क्या ज़रूरत है, भैया तो है ही बेवकूफ़। मैं तो कहती हूँ ये सब उस राधा की वजह से है। जब से आई है तब से रोहन का भी दिमाग ख़राब करके रखा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर राधा समझदार है, वो पैसे की कीमत जानती है। अजी रहने दीजिए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। कैसी है वो, उसकी फितरत मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। माँ, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ कर लेना बेटा, अभी थोड़ी देर रुक जा, अंजलि को भी आने दे, फिर बात करते हैं। दीदी आ रही है, पर अभी तो वो। अरे तू चुप कर, मेरी बेटी आ रही है तो आने देना। सुनो सब, ज़रा यहाँ ड्राइंग रूम में आना। देखो,
अब सबके साथ एक बात करना चाहती हूँ। आजकल मैं देख रही हूँ कि सब एक दूसरे को देखकर मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी एक दूसरे के साथ खेल नहीं रहे। इसलिए मैंने एक फ़ैसला लिया है। 3 हिस्से किए हैं मैंने। सोहन, तेरे हिस्से में आई है दुकान। रोहन, तेरे हिस्से में आया है घर। और माँ तुम क्या कह रही हो? अगर सब इन पे लुटा दोगी तो मुझे क्या दोगी? अंजलि, तूने और दिव्या बेटी ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मुझे सही और गलत के बीच का अंतर भी बताया है, इसलिए तेरे हिस्से में मैं आई हूँ बेटा। ये सुनकर अंजलि अपना आपा खो बैठती है। माँ मुझे पागल समझ के रखा है क्या? इतने दिन से इतना कुछ चल रहा है और आप मुझसे कह रही हैं कि मेरे हिस्से में कुछ नहीं आएगा? ऐसे कैसे? बिल्कुल सही कह रही है माँ। मैंने दोनों भोली भाली मामियों के बीच में झगड़े करवाए और सोहन मामू को भी उस रात में ही पहला आइडिया दिया कि वो अलग हो जाए। दोनों बच्चों को भी मैंने एक दूसरे के खिलाफ भड़काया और आप ये कह रही हो नानी? बस बस करो तुम दोनों, बहुत सुन ली। अंजलि, तुझे क्या लगा मुझे समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या कर रहा है? अरे तुझे बचपन से इतना लाड़ प्यार दिया, तेरे मनपसंद लड़के से शादी करवाई, इतने गहने दिए तेरी शादी पर। उस समय रोहन पढ़ रहा था और सोहन ने काम शुरू ही किया था, तो उसने लोन लेकर तेरी शादी करवाई, जिसकी किस्त वो आज भी भर रहा है। और सोहन ने अपना फाइनल ईयर में ड्रॉप ले लिया था शादी की तैयारी के लिए। और तू उन्हीं भाइयों के साथ तूने ऐसा किया? मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। और साथ में तूने अपनी बेटी को भी ऐसा बना दिया। अरे ये तो छोटी है, बजाय इसके कि तू इसे पढ़ा, तू तो उल्टा इसे बिगाड़ने पर तुली हुई है। कल को ये शादी का मतलब क्या समझेगी कि शादी का मतलब सबको अलग कर दो? क्या तूने यही सिखाया है अपनी बेटी को? माँ ये आपने मुझसे क्या करवा दिया? मैं इस घर को बर्बाद करने चली थी। नानी, माँ और अपनी तरफ से मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मामी और मामाओं से भी और बच्चों से भी। हम आज के बाद इस घर में नहीं आएंगे। मैं भी जानती हूँ कि ये घर के दरवाजे हमारे लिए बंद है। तो सब लोगों को समझ में आया बात क्या थी? मुझे तो तभी समझ में आ गया था जब दिव्या मेरे साथ एक रात आम खा रही थी और मुझसे मामियों के बारे में पूछ रही थी। तब से मैंने उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया था और एक दिन मैंने अंजलि को बताते हुए भी सुन लिया। हाँ माँ, प्लान अच्छा चल रहा है। मामू और मामियों में झगड़ा करवा दिया है। अब बस जल्दी आप तक खबर पहुँच जाएगी। बहुओं, तुम इस घर की नींव हो। जहाँ एक तरफ मीरा घर संभालती है, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती है, वहीं दूसरी तरफ राधा, तुम कमाती हो, बिल भरती हो और बच्चों को पढ़ाती भी हो। याद रखना, सब एकता में ही बल है। जी माँ जी। माँ जी तो कल से फिर काम वाली। हाँ बाबा, हाँ, कल से ही क्यों, आज से ही काम वाली वापस आ जाएगी बस। ज्योति बचपन से ही होशियार और तेज दिमाग की है। जब देखो उसके दिमाग में पैसा 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 ही चलता रहता है। एक रोज़ ज्योति राजीव और विवेक से कहती है, तुम लोगों को पता है ना, माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का भी बराबर का हक है। शादी के बाद भी मेरा इस घर पर उतना ही हक रहेगा जितना अभी है। अरे यार, पहले तू यहाँ से जा तो। मम्मी देख रही हो ना, अभी से ही ये हिस्से बंटवारे की बात कर रही है। सीता हंसने लगती है और कहती है, तुम तीनों पागल हो, चलो खाना खा लो। पागल की बात नहीं है मम्मी, अभी से ही हिस्से की बात होने लगी है घर में। अरे वो तो इसलिए कह रही है ताकि तुम लोग उसकी शादी के बाद उसका कमरा ना छीन लो। बच्ची है, घर छोड़ के जाना कितना मुश्किल होता है, कोई लड़की से पूछे। वही ना मम्मी, इन दोनों को क्या है, हमेशा यहीं रहेंगे। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज़ ज्योति के लिए अरविंद का रिश्ता आता है। अरविंद के पिता जगदीश कहते हैं, ज्योति के पापा से मेरी अच्छी जान पहचान थी। उनका व्यवहार तो किसी से छुपा नहीं है, बहुत अच्छा नेचर था उनका। ज्योति बिटिया के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा मेरे बेटे अरविंद के लिए ज्योति से अच्छी लड़की कोई नहीं मिलेगी मुझे। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना इस रिश्ते से? भाई साहब, मुझे ज्योति की शादी तो करनी है। जान पहचान में अगर शादी हो जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। कम से कम मुझे कोई डर तो नहीं रहेगा। लेकिन बात यह है कि मैंने अभी ज्योति की शादी का सोचा नहीं है। अभी मेरे हाथ में पैसे नहीं हैं। अरे शादी के खर्च की आप चिंता मत कीजिए। आप अरविंद को देख लीजिए और दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद कर ले, बाकी मैं देख लूँगा। ठीक है, फिर कल शाम माता रानी के मंदिर में मिलते हैं, वहीं बच्चे एक दूसरे से मिल लेंगे।
ठीक है, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जगदीश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दोनों परिवार मंदिर में पहुँच जाते हैं। सीता अरविंद से कहती है, बेटा तुम और ज्योति अकेले में बात कर लो, आखिर तुम दोनों को ही तो निभाना है। हम तो आज मरे, कल दूसरा दिन। अरविंद ज्योति को लेकर मंदिर की दूसरी तरफ चला जाता है। दोनों बहुत देर तक आपस में बातें करते हैं। ज्योति मन ही मन सोचती है, लड़का तो पैसे वाला है, इसके घर में ना मुझे काम करने की टेंशन होगी और ना ही प्रॉपर्टी की। शादी कर लेती हूँ, बाद में सब कुछ अपने अंडर में कैसे करना है उसमें तो ज्योति तू तेज़ पहले से ही है। अरविंद सोचता है। ज्योति सुंदर है, ज़्यादा हाईफाई भी नहीं है, मेरे घर को संभाल लेगी अच्छे से। पैसा तो किसी पर भी खर्च करना ही होगा, कम से कम कोई ऐसी आ जाए जिससे मुझे दिक्कत ना हो। थोड़ी देर बाद दोनों सबके पास चले जाते हैं और अरविंद कहता है, पापा मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। मम्मी मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। फिर तो बहन जी झटपट शादी का मुहूर्त निकलवाइए, हमें ₹1,000 और नारियल के साथ अपनी बेटी दे दीजिए। ठीक है, मैं कल ही पंडित जी को बुलवाकर सगाई और शादी का डेट निकलवाती हूँ। ठीक है, फिर हम चलते हैं। दोनों परिवार अपने अपने घर चले जाते हैं। सीता विवेक और राजीव से कहती है, अभी तुम दोनों फालतू खर्च कुछ भी नहीं करोगे। अभी ज्योति की शादी में हमें पैसों की ज़रूरत होगी। ऐसे ही मुझे चिंता सता रही है, कहाँ से शादी के खर्चे निकालेंगे। कुछ सोना बेच देती हूँ। तुम टेंशन मत लो मम्मी, सब हो जाएगा। मैं और विवेक हमारे पास जो भी है वही पहन लेंगे। तुम ज्योति की तैयारी अच्छे से कर दो। मैं भी अपनी वही साड़ी में काम चला लूँगी। सीता पंडित जी को बुलवाकर शादी की डेट निकलवाती है। अगले महीने की 10 तारीख विवाह के लिए शुभ है, नहीं तो फिर 3 महीने तक कोई लगन नहीं है। तब सगाई की जगह सीधा शादी ही कर देते हैं। हाँ मम्मी ठीक है ना, सगाई का खर्च भी बच जाएगा। जितने दिनों सगाई रहेगी कुछ ना कुछ खर्च होता ही रहेगा। अरे लेकिन बेटा इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? सब हो जाएगा मम्मी, मैं अपने दोस्तों को बुला लूँगा। ठीक है, फिर मैं समधी जी को बता देती हूँ। सीता जगदीश से बात करती है। समधन जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहू जितनी जल्दी मेरे घर आ जाए हमारे लिए उतना ही अच्छा है। सीता अपनी शादी की सोने की चेन बेच देती है और उसी पैसों से ज्योति के लिए कपड़े और ज़रूरत का कुछ सामान खरीदती है। फिर अपने कुछ शादी के जेवर में से उसके लिए कान के झुमके, पायल और बिछिया खरीदती है। 1 महीने बाद ज्योति की शादी हो जाती है। ज्योति अपने ससुराल जाती है और आराम से एडजस्ट हो जाती है। ना तो उसे कोई काम करना पड़ता है और ना ही कोई सामान खरीदने में सामान के दाम देखने पड़ते हैं। जगदीश ज्योति से कहता है, बहू अब घर और तेरे देवर की जिम्मेदारी तेरी है। मैं तुझे पसंद करके घर लेकर आया हूँ, अब तू अपनी पसंद से देवरानी ले आना बेटा। हाँ हाँ पापा जी, अब आप ना निश्फिक्र रहिए, मैं सब कुछ देख लूँगी। ज्योति आती ही कुछ ही दिनों में पूरे घर पर कब्जा कर लेती है। एक रोज़ ज्योति का देवर आनंद उससे कहता है, भाभी मुझे ना चाउमीन खाने का मन कर रहा है। भाई तुम्हें तो कुछ भी मन करे, मुझसे चाउमीन नहीं बनेगा, सुबह से इतने काम कर रही हूँ। तो फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ, लेकिन यहाँ लोगों की फरमाइश खत्म नहीं होती है। दुखी हो गई हूँ मैं तो। अरे ज्योति ये तुम क्या बोले जा रही हो? ये तुम्हारा देवर है, तुम्हारे भाई के समान है। अरे तो मैं क्या करूँ, मरती रहूँ अकेली? आप देखो ज्योति ज्योति ज्योति, थक गई हूँ मैं। 1 महीने में लग रहा है कि 1 साल हो गया है। मैं अपने मायके जा रही हूँ आज। ज्योति कमरे में जाकर अपनी पैकिंग करने लगती है। मायके में भी अपना दबदबा बनाकर रखना होगा, नहीं तो दोनों भाई सारी प्रॉपर्टी चट कर जाएंगे। पापा के डिपॉजिट के पैसे भी आने वाले हैं, मुझे वो पैसे अपने अंडर लेने होंगे। मायके जाते रहना होगा और दोनों भाइयों की शादी से पहले ही मुझे बंटवारा कर देना होगा, ताकि भाभियाँ आने के बाद कुछ कर ही ना सके। ज्योति अपने मायके चली जाती है। इधर आनंद जगदीश से कहता है, पापा मेरी शादी करवा दो। आपने तो कहा था ऐसी लड़की ला रहा हूँ जो घर की जिम्मेदारी समझेगी, जो हम लोगों के लिए कुछ करेगी। पर भाभी तो इतना सुनाती है कि पूछो मत। मैं भी इसी चिंता में डूबा हूँ। क्या सोचकर ज्योति को पसंद करके लाया था और क्या हो गया पता नहीं। इतने भले इंसान की बेटी ऐसी कैसे हो सकती है? पापा एक काम कीजिए, अब वापस घर का हिसाब किताब अपने पास रखिए और आनंद की शादी के लिए लड़की देखना होगा हमें।
जितनी जल्दी कोई आ जाएगी उतना अच्छा होगा, फिर ज्योति अपना नहीं चला सकेगी इस घर में। ठीक है बेटा, ऐसा ही करते हैं। उधर सीता ज्योति से कहती है, ज्योति बेटा कैसा है तेरा ससुराल? क्या बताऊं मम्मी, इतना काम करवाते हैं ये लोग कि पूछो मत। सुबह से लेकर काम काम काम। 1 महीने में मेरा 2 किलो वज़न कम हो गया, क्या करूं? अरे तू आराम कर, शादी के बाद पहली बार आई है तो 15 दिन तो रहेगी ना, मैं समधी जी से बात कर लूँगी। हाँ मम्मी, पता है ये लोग ना मुझे आने ही नहीं दे रहे थे, ये बोलकर कि खाना कौन बनाएगा। क्या? पर समधी जी तो बहुत सीधे लगते हैं। क्या सीधे? सब कहने के लिए। देवर तो मेरा और भी ड्रामेबाज है, उसे तो 10 तरीके का खाना चाहिए, ये नहीं वो नहीं। अरे बेटा, शादी के बाद ससुराल जैसा भी हो उसे निभाना पड़ता है, तो आराम कर बेटा। ज्योति अपने कमरे में जाती है और देखती है कि विवेक का सारा सामान वहाँ पड़ा है और उसके कपड़े बेड पर बिखरे पड़े हैं। ये क्या विवेक, ये मेरा कमरा है, तुम लोग ने मेरे कमरे पर अपना कब्जा कर लिया। हाँ नहीं तो क्या, तुम तो चली गई हो अपने ससुराल, अब वहाँ तुम्हारा हिस्सा होगा ना, या नहीं है? हम दोनों भाई कब तक एक ही कमरे में रहेंगे? ऐसे भी ये कमरा खाली पड़ा है। मेरा कमरा खाली रहे या कुछ भी, कोई इसमें नहीं रह सकता। मैं जब भी आऊँगी यहीं रहूँगी। तो रहो ना, किसने मना किया है, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो तभी तक, वरना नहीं। ज्योति तमतमा जाती है और विवेक का सामान निकाल देती है। ये मेरा कमरा है और मेरा ही रहेगा। मेरे जाते ही दोनों भाइयों ने घर पर कब्जा कर लिया। राजीव भी गर्मा गर्मी में कहता है, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये सब बिना बात के कर रही हो, अपना घर संभालो ना, हमारे घर में क्या होगा वो तुम नहीं देखोगी। तभी सीता बीच में आ जाती है। अरे बेटा तुम लोग शांत हो जाओ, वो बेचारी अभी तो पहली बार ससुराल से आई है। इतने में ही ज्योति बेहोश हो जाती है और सबको पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ज्योति की माँ बनने की बात पर सब खुश हो जाते हैं। ज्योति इसी बात का बहाना बनाकर आए दिन अब मायके में रहने लगती है। ये कमरा तो मैं छोड़ने से रही, अभी तो मैं और फिर मेरा बच्चा भी यहीं रहेगा। उधर ज्योति की प्रेगनेंसी को लेकर जगदीश भी आनंद की शादी के लिए बात नहीं चलाता। इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और ज्योति एक नन्ही सी गुड़िया को जन्म देती है। बेटी को देखकर ज्योति मन ही मन कहती है, अब मेरी बेटी और मैं दोनों घर में हिस्सेदार बनेंगे। दादी के घर की सारी प्रॉपर्टी उसे ही मिलेगी और नानी के घर का एक हिस्सा भी। राजीव और विवेक बच्ची को अपनी गोद में लेते हैं। हमारी प्यारी भांजी, इसका नाम होगा नृत्या, क्योंकि नृत्या के आते ही सब नृत्य करने लगे। सब हंसते लगते हैं। नृत्या और ज्योति को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर अरविंद अपने घर ले आता है। ज्योति 1 महीना भी ठीक से अपने ससुराल में नहीं रहती और सीता से कहती है, मम्मी विवेक या राजीव को मुझे लेने भेज दो ना, मुझसे ना नृत्या संभाली नहीं जा रही। ठीक है बेटा, कल ही विवेक आकर तुझे ले जाएगा। अगले ही दिन विवेक ज्योति और नृत्या को अपने साथ घर ले आता है। मायके पहुंचते ही ज्योति नृत्या को सीता के हाथ में पकड़ा देती है। मम्मी अब तुम ही इसे संभालो, मुझसे तो संभाल ही नहीं जाती। मेरे स्टिच अभी तक सूखे नहीं और मुझसे इतना काम करवाते हैं ये लोग कि पूछो मत। मैं बच्चे को देखूँ या घर के काम, दुखी हो गई हूँ मैं। जब तक ये 6 महीने की नहीं हो जाती मैं यहीं रहूँगी। हाँ हाँ बेटा रह ना, तेरा ही तो घर है। हाँ दीदी, नृत्या के साथ हमारा भी मन लग जाएगा। अपनी भांजी के लिए तो कुछ भी चाहिए तो बता देना, अब तो इसका मामा कमाता भी है। हाँ भाई। ज्योति अपने मायके में पहले की तरह ही रहने लगती है। उधर ज्योति के ड्रामे से परेशान जगदीश आनंद के लिए रिश्ता देखने लगता है। आनंद को देखने लड़की वाले आने वाले होते हैं। जैसे ही ये खबर ज्योति को पता चलती है, वो लड़की वालों को भड़का देती है और रिश्ता होते होते टूट जाता है। मेरी नृत्या ही वारिस बनेगी आनंद की भी। अपनी देवरानी को तो मैं इस जन्म में आने ही नहीं दूंगी। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और ज्योति आनंद का हर रिश्ता तोड़वा देती है। 6 महीने बाद ज्योति वापस अपने ससुराल जाती है। वहाँ पर नृत्या के कारण सब पर चढ़कर रहती और अरविंद से कहती है, अरविंद देखो मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ, काम करूँ या इसे संभालूँ। मेरी देवरानी होती तो फिर भी मुझे दिक्कत नहीं होती, लेकिन आनंद का रिश्ता तो अब होने से रहा। तुम खाने के लिए ना कोई काम वाली रख लो। ठीक है, मैं रख लेता हूँ। और मेरे नृत्या के पहले जन्मदिन पर उसे कोई बड़ा गिफ्ट देना, सोने की चेन या कोई ज़मीन उसके नाम पर ले दो।
अब घर में एक अकेली मेरी नृत्या तो है, तुम 3 आदमी मिलकर इतना तो दे सकते हो ना। तब जगदीश वहाँ आकर बच्ची को गोद में लेता है और कहता है, बहू सब कुछ नृत्या का ही तो है, इसे नहीं देंगे तो किसे देंगे। देखते ही देखते नृत्या 1 साल की हो जाती है। उसके जन्मदिन की ग्रैंड पार्टी होती है। पार्टी में ज्योति के मायके वाले भी आते हैं। जगदीश तोहफे में ज़मीन देता है। पार्टी खत्म होते ही ज्योति सीता से कहती है, मम्मी मैं भी ना आप लोगों के साथ चलूँगी। नृत्या अपने मामाओं को बहुत याद कर रही है। पता है कल पूरी रात ना मुझे सोने ही नहीं दिया इसने, विवेक और राजीव की तस्वीर ही देखती रही। मुझे क्या दिक्कत होगी, चल बेटा तू भी। ज्योति भी माँ और भाइयों के साथ अपने घर चली जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। आए दिन ज्योति अपने मायके में ही पड़ी रहती। ज्योति अपनी बेटी को अपने भाइयों के ऊपर छोड़ देती है। राजीव और विवेक को भी नृत्या से बहुत लगाव हो जाता है। देखते ही देखते नृत्या 3 साल की हो जाती है। अरविंद एक रोज़ ज्योति से कहता है, तुम्हें तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है, कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। अब वो बड़ी हो गई है, उसका एडमिशन करवाना होगा स्कूल में। मुझे पता है, तुम उसकी फिक्र मत करो। जब सब पता है तो कल चली जाओ, पता नहीं एडमिशन कब बंद हो जाए। मैं यहाँ नहीं, अपने मायके में अपनी बच्ची का दाखिला करवाऊंगी। ज्योति अपने मायके चली जाती है और जाती ही वहाँ रोने लगती है। राजीव नृत्या को अपनी गोद में ले लेता है। क्या हुआ दीदी, कुछ बोलो तो। क्या बोलो, कल चलते चलते रह गए नृत्या। मैं खाना बना रही थी, उसी बीच ये भी रोते रोते वहाँ आ गई। मैं चावल का पानी पसाने के लिए उतार रही थी और नृत्या मुझसे टकरा गई। बाल बाल बची है ये। तू रहने दे बेटा, नृत्या को यहीं छोड़ दे, अब तो वो बड़ी भी हो गई है। हाँ मेरी गुड़िया अब यहीं रहेगी, अब सीधे ना ग्रेजुएशन के बाद ही इसे भेजेंगे। ठीक है, अब तुम लोग यही चाहते हो तो नृत्या को यहीं रख लो, मैं भी ना कुछ दिन यहीं रह जाती हूँ। वैसे भी ना नृत्या अपने मामा के पास ही ज़्यादा खुश रहती है। चलो अच्छा है, कल नृत्या का एडमिशन करवा दो। राजीव की शादी की मैं सोच रही थी, बहू आ जाएगी तो नृत्या के लिए भी अच्छा होगा। राजीव नृत्या का दाखिला स्कूल में करवा देता है। सीता राजीव के लिए लड़की देखने लगती है। ज्योति सोचती है, अगर कोई लड़की आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नृत्या का हक मारा जाए। मम्मी के दिमाग में कीड़ा डाल देती हूँ। ज्योति सीता के पास जाती है। मम्मी, लड़की ना ज़्यादा चालू मत ले आना, वरना आजकल का ज़माना तुम जानती हो ना कैसा है। लड़की आने के बाद सबसे पहले तुम्हें ही निकालेगी। गलती से भी तुम राजीव या उसकी पत्नी के नाम कुछ भी मत करना। अरे मैं अपने जीते जी किसी के नाम कुछ नहीं करूँगी, बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ मैं। ज्योति अपना काम करके अपने ससुराल चली जाती है। इधर राजीव के लिए गांव की लड़की को पसंद कर लेते हैं। उधर ज्योति अपने ससुराल में झगड़े करने लगती है। अब आप कब मरेंगे कौन जानता है। देखिए सब कुछ ना मेरे नाम कर दीजिए, आखिर वक्त में मैं ही तो आपकी सेवा करूँगी। भूल जाइए कि अन्न की बहू आएगी भी कभी। मैं अपने जीते जी किसी के नाम कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें जाना है तो चली जाओ। मेरी पोती को छोड़ आई हो ना, वहीं चली जाओ। ज्योति ज़ोर ज़ोर से जगदीश से बहस करने लगती है। तब अरविंद कहता है, तुम अपने मायके चली जाओ, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी तुम हमें जीने कौन सा देती हो। ऐसे नहीं जाऊंगी, अब जाऊंगी तो तुम्हारी पूरी संपत्ति लेकर जाऊंगी। देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं और राजीव की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी भी नृत्या का ख्याल रखती है। नृत्या अपने मामा मामी और नानी के साथ इस तरह घुल मिल जाती है जैसे वही उसका अपना परिवार हो। अब धीरे धीरे उम्र के साथ नृत्या को भी अपनी माँ की हरकतें समझ में आती है और वो ज्योति से चिढ़ने लगती है। वो अब बड़ी हो जाती है और 10वीं में पढ़ने लगती है। एक रोज़ नृत्या को स्कूल से लाते वक्त विवेक और नृत्या देखते हैं कि लॉटरी बिक रही है। लॉटरी ले लो, लॉटरी ले लो, कौन जाने किसकी किस्मत कब खुल जाए। मामा मुझे एक टिकट लेना है। अरे बेटा ये सब बेकार है, कुछ नहीं निकलता। लेकिन मुझे लेना है मामा। विवेक भांजी की खुशी के लिए उसे टिकट दिलवाता है। अब तो खुश हो ना। हाँ मामा, देखना हमें बहुत बड़ी लॉटरी लगेगी। विवेक हंसने लगता है और दोनों चले जाते हैं। नृत्या रोज़ न्यूज़पेपर में अपनी टिकट का नंबर देखती रहती। अरे बेटा कुछ नहीं निकलता इन सब में, तो बेकार में ही अपना वक्त बर्बाद कर रही है। तभी नृत्या भागती हुई कमरे से अपनी टिकट लाती है और लॉटरी का नंबर मैच करती है और खुशी से चिल्लाती हुए कहती है, मामा
हम करोड़पति बन गए। अब नानी मैं तुम्हें चारों धाम ले जाऊंगी। अरे दिखा तो। नृत्या को लॉटरी लगी है, ये सुन के सब खुशी से पागल हो जाते हैं। ज्योति को जैसे ही लॉटरी की खबर लगती है वो अरविंद के साथ अपने मायके आती है। नृत्या, बचपन से तुम अपने नानी घर में ही हो, चलो अब ना हमारे साथ रहना। तुम्हारे पापा, दादा और चाचा भी ना तुम्हें बहुत याद करते हैं। मम्मी मुझे सब पता है, तुम मुझे लेने क्यों आई हो। तुम्हें मुझसे नहीं पैसों से प्यार है। अभी तक तो तुम्हें कभी मेरी फिक्र नहीं हुई। अब तो मैं नानी के पास ही रहूँगी, वही मेरी माँ है। तब हंसते हुए अरविंद कहता है, तुम पैसों के लिए सब कुछ करती रही और अब तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत ही तुम्हारे हाथ से चली गई। जैसे को तैसा। तुमने जो किया ना, तुम्हारे साथ ये होना ज़रूरी था। मैं नहीं तो क्या, मेरे बच्चे ने तुमसे आखिर में बदला ले ही लिया। आज मेरे दिल को सुकून मिला। ज्योति का मुंह बन जाता है और वो वापस अरविंद के साथ अपने ससुराल चली जाती है।